morning all of you. I hope you are all safe. कल हमने बेटा पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर का कुछ पार्ट्स। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा हेडिंग रखता है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 years, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे 1000 सालों में इंसानों में, या मैं कहूँ कि इंसान के जीवन में जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों के बारे में हम 7th क्लास में रीड करेंगे। ये जो 7th क्लास की हिस्ट्री है, ये हमारी मेडिवियल टाइम्स की हिस्ट्री है। और इस मेडिवियल टाइम पीरियड में जो टाइम पीरियड है 700 CE टू 1800 CE, तो इस मेडिवियल टाइम पीरियड में जो परिवर्तन आए, जो चेंजेस आए, उन चेंजेस के बारे में हम रीड करेंगे। कुछ पार्ट हमने कल रीड कर लिया था, उससे आगे का हम अभी स्टार्ट करते हैं। द विलेज हेडमैन was called Gramini in the earlier times, while now he became to be known as मुकद्दम। क्या कहता है बेटा? कह रहा है कि बिल्कुल शुरुआती दिनों में हम कह सकते हैं कि एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है, एंशिएंट हिस्ट्री की जो बात है, उसमें जो है विलेज का जो हेडमैन था, विलेज का हेडमैन मतलब आज के समय में जिसको हम सरपंच बुलाते हैं, जिसको आजकल हम सरपंच कहते हैं, वो हमारा विलेज हेडमैन होता है। तो विलेज हेडमैन को एंशिएंट टाइम में क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। और मेडिवियल टाइम में इसको क्या कहा जाने लगा? मुकद्दम कहा जाने लगा। You will also know about new names for officers such as अमील्स, मुंसिफ, मीर, बख्शी, जिसको सेनापति कहते थे, चौधरी, तहसीलदार एटसेट्रा। और इस विलेज हेडमैन की सहायता के लिए आज भी अगर हम देखें कि विलेज के जो सरपंच होता है, उसकी सहायता के लिए पटवारी होते हैं, तहसीलदार होते हैं, कानूनगो होते हैं, राजस्व जो अधिकारी होते हैं, तो उनको उस समय अमील्स, मुंसिफ, मीर, बख्शी, चौधरी और तहसीलदार के नाम से जाना जाता था। इन अर्लियर टाइम्स द रूलर्स वर नोन एज राजा। कहते हैं कि शुरुआती टाइम में जो रूलर्स थे, जो राज करने वाले थे, उनको भी किसी नाम से जाना जाता था। तो उनको नाम से जाना जाता था राजा। फिर उनको कहा जाने लगा, राजा से बन गए वो निजाम, फिर नवाब, एम्परर, बादशाह, आलमपना, गवर्नर एज सूबेदार। तो इन नामों से भी राजा को जाना जाता था। आल्सो न्यू वर्ड सच एज प्रंगना फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेजेस। एक जो विलेजेस थे, जो गांव थे, गांव के एक समूह को क्या कहा जाने लगा? प्रगना कहा जाने लगा। तो गांव के समूह को प्रगना कहा जाने लगा, यानी कि हम कह सकते हैं आज के समय में अभी हम जिसको डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वो उस समय में क्या कहलाता था? प्रगना कहलाता था। सरकार फॉर ए प्रोविंस एंड सिक फॉर ए डिस्ट्रिक्ट विल बी सीन बीइंग यूज्ड इन द मेडिवियल पीरियड। इन द मेडिवियल पीरियड यानी कि 700 CE टू 1800 CE। ए फॉरनर का मतलब क्या होता है? विदेशी, है ना, जो फॉरेन कंट्री से आया हो। आज के समय अगर हम पूछें कि फॉरनर का मतलब क्या है, तो भारत देश से अलग किसी दूसरे देश से जो आता है भारत में, उसको हम बोलेंगे फॉरनर। चाहे वो पाकिस्तान से भारत आया हो, चाहे वो नेपाल से आया हो, चाहे वो श्रीलंका से आया हो, चाहे वो चीन से आया हो, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, लंदन, कहीं से भी आया हो, जो विदेशी होता है उसको हम फॉरनर कहते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने क्या कहा कि फॉरनर उसे कहा जाता था वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड, कि कोई जो अजनबी व्यक्ति है, स्ट्रेंजर व्यक्ति है, जिसकी कोई जान पहचान नहीं है, जब वो वहां आ जाता था, किसी गांव में एंटर करता था, तो उसको वो क्या बुलाते थे? उसको वो फॉरेनर बुलाते थे। someone who was not a part of that society or culture, जो उस सोसाइटी और उस कल्चर का पार्ट नहीं होता था।
In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person and in Persian ajnabi. और कहते हैं कि हिंदी में फॉरेनर्स का जो हिंदी में अगर हम बात करें तो उसको हम परदेसी बुलाते हैं, और अगर पर्शियन या फारसी लैंग्वेज की बात करें तो उसको हम अजनबी बुलाते हैं. A city dwellers therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but peasants living in the same village were not foreigner to each others. कहते हैं कि कोई सिटी से, कोई बाहर से जो कोई आता था या कोई जंगलों से कोई व्यक्ति आता था तो उसको फॉरेनर की संज्ञा, विदेशी की संज्ञा जो है, विदेशी नहीं फॉरेनर जो है उसको कहा जाता था. लेकिन जो एक ही गांव में अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, या जिनका अलग अलग काम था, उनको फॉरेनर नहीं कहा जाता था. तो किनको कहा जाता था? जो उस गांव से बाहर से कोई भी व्यक्ति आता था तो उसको फॉरेनर कहा जाता था. चाहे वो किसी शहर से आया है तो उसको फॉरेनर कह दिया, चाहे वो कोई जंगल से आदिवासी या फिर कोई ऐसा समूह जो जंगलों में रहता था उसमें से कोई आता है तो उसको फॉरेनर कह दिया. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री. इस स्टडी ऑफ हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे कि हिस्ट्री को जो है कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, कि हिस्ट्री कितने पार्ट हो सकते हैं. जैसे हिस्ट्री को टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखें तो 3 टाइम पीरियड, एंशिएंट, मेडिवियल और मॉडर्न. लेकिन एक हिस्ट्री को अगर हम देखें तो उसको हम कई हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, कई टाइप्स जो है उसके क्लासिफाइड कर सकते हैं. जैसे कि पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री. चलिए रीड करते हैं. पॉलिटिकल हिस्ट्री. पॉलिटिकल हिस्ट्री, दिस इज द स्टडी ऑफ किंग्स, क्वींस, लीडर्स एंड देयर गवर्नेंस. कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, रानियों के बारे में पढ़ते हैं, लीडर्स यानी कि नेताओं के बारे में पढ़ते हैं, एंड देयर गवर्नेंस, और उनके द्वारा जो राज किया गया, जो सरकार चलाई गई, जो शासन किया गया उसके बारे में पढ़ते हैं. कि कोई राजा किस प्रकार या किस तरह से उन्होंने जो है एक राज्य पर रूल किया, कैसे चीज़ों को संभाला, कैसे नियम लागू किए और किस प्रकार उसने शासन किया, क्या उसका शासन सही था नहीं था, क्या क्या नियम लागू हुए, क्या नियम सही थे, क्या नियम गलत थे. इन सभी चीज़ों के बारे में हम पॉलिटिकल हिस्ट्री में पढ़ते हैं. इकोनॉमिक हिस्ट्री, दिस इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ ए कंट्री और ए रेन. वो कहता है कि इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में. इकोनॉमी क्या होती है बेटा? एक देश में जितना भी पैसा है उस पैसे को खर्च करना, उस पैसे को गेन करना है ना, उसको लगाना और उसको बचाना, जो चीज़ें हम करते हैं उसको हम एक देश की इकोनॉमी बोलते हैं, एक अर्थव्यवस्था बोलते हैं. जैसे भारत देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अब जैसे सरकारें जो हैं ये दावा करती हैं कि इसको ट्रिलियन बनाएंगे, ट्रिलियन में लेकर के जाएंगे हमारी इकोनॉमी को. इंडियन की जो इकोनॉमी है वो जल्द ही ट्रिलियन बन जाएगी. तो ट्रिलियन का मतलब कि भारत देश के पास इतनी संपत्ति होगी, इतना पैसा हो जाएगा जो ट्रिलियन में होगा. ठीक है, तो वो इकोनॉमी है. पैसा जितना भी है, जो आय आती है, जो खर्चा होता है, वो जो है सारा का सारा हमारा इकोनॉमी है. ट्रेड, व्यापार, जिसमें हम व्यापार करते हैं, एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ में व्यापार करते हैं, कोई चीज़ें खरीदते हैं, वो सारा व्यापार है, कॉमर्स है. तो उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम इकोनॉमिक हिस्ट्री कहेंगे. आर्ट हिस्ट्री, दिस इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, म्यूजिक एंड डांस ट्रेडिशंस. जैसा कि बच्चों आपको पता ही है कि अगर हम देखें पुरानी बिल्डिंग्स को, पुरानी इमारतों को अगर हम देखें तो ये सारी की सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो अपने आप में एक अद्भुत कला का नमूना है. एक बहुत ही बढ़िया आर्ट है उसमें छुपी हुई. लाल किला आप देखो कितना सजाया गया है, ताजमहल आप देख लो, 7 वंडर्स में से है, वन ऑफ द 7 वंडर्स. पेंटिंग्स, मोनालिसा की पेंटिंग है, स्कल्पचर्स, म्यूजिक एंड डांस वगैरह जो हैं हम देखते हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आर्ट्स हैं एक इंसान की, जिनको हम आर्ट्स में लेते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम पढ़ें तो उसको हम बोलेंगे आर्ट हिस्ट्री. नेक्स्ट है हमारा सोशल हिस्ट्री.
दिस इज द स्टडी ऑफ सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशंस, बिलीफ्स एंड नॉर्म्स। तो सोशल जो हिस्ट्री है उसमें हम क्या करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, सोशल कस्टम्स की, सोशल रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज, ट्रेडिशंस परंपरा, बिलीफ विश्वास, एंड नॉर्म्स नियम, जो नियम एक सोसाइटी के होते हैं उन नियमों के बारे में, जो बिलीफ जो विश्वास एक सोसाइटी के होते हैं उन विश्वासों के बारे में, जो कस्टम रीति रिवाज है, जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, उनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसको हम सोशल हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। Here it should be remembered that all type of history, political, economic, art and socials all are interdependent, and so it is not possible to study any one aspect of history in isolation। और आप सभी जानते हो बेटा कि ये जितने भी पार्ट्स हैं ब्रॉडली जो हमने डिस्क्लासिफाइड किए, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री, ये आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम सोशल हिस्ट्री को रीड कर रहे हैं तो सोशल हिस्ट्री जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक हिस्ट्री से भी जुड़ी हुई है, आर्ट से भी जुड़ी हुई है, पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं। तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इनमें से किसी एक एस्पेक्ट को, किसी एक हिस्ट्री के पार्ट को, या फिर मैं कहूँ किसी एक क्लासिफाइड हिस्ट्री को पढ़ें। जैसे कि मैं कहूँ भाई आर्ट हिस्ट्री अगर हमको रीड करनी है तो ये आर्ट हिस्ट्री अकेली हम नहीं पढ़ सकते, इसके लिए हमें इकोनॉमिक हिस्ट्री को भी देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी देखना पड़ेगा और सोशल हिस्ट्री का भी हमें नॉलेज चाहिए उस समय का। तो ये एक दूसरे से इंटरजेक्टेड है। एक्चुअली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, कहते हैं कि वास्तव में कुछ पिछले सालों में हिस्टोरियन आर लार्जली यूजिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड आर्ट हिस्ट्री टू स्टडी सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। और जो हमारे हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, वो पॉलिटिकल और आर्ट हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन की सूचनाओं को लेकर के सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, बना रहे हैं। The history of this period of our history is very interesting because unlike the earlier period, many books written in the medieval period are still available and many monuments of that period are still present। कि हमें पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री जब हम रीड कर रहे थे 6th क्लास में बेटा, तो हमने बताया था आपको कि एंशिएंट हिस्ट्री के हमारे पास में कुछ भी फैक्ट्स नहीं है, नो मोनूमेंट्स अवेलेबल। ज़्यादातर हमारे पास में मोनूमेंट्स भी नहीं है, जो भी हमारे पास में फैक्ट्स हैं वो भी बहुत ही कम मात्रा में हैं। हम किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी हमने जो है उसको कुछ ना कुछ अनुमान लगाया है कि शायद ये घटनाएं घटी होंगी, शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन अगर मैं मेडिवल हिस्ट्री की बात करूं तो मेडिवल पीरियड जो हमारा 700 CE टू लेकर के 1800 CE तक का है, उसमें बहुत सी बुक्स जो हैं हमें अवेलेबल हैं जो उस टाइम पीरियड में लिखी गई थी, और बहुत से मॉन्यूमेंट्स जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह हैं जो आज भी अवेलेबल हैं। मैनी थिंग्स इंट्रोड्यूस्ड इन दैट पीरियड आर स्टिल प्रिवेलेंट टुडे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उस समय पर नहीं थी लेकिन आज भी प्रचलन में है, आज भी वो हमारे साथ चल रही हैं, आज भी उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा या हमने उनका साथ नहीं छोड़ा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कहते हैं द टेस्टी बिरयानी एंड द यमी कबाब। नाम तो सुने होंगे ना आपने, बिरयानी और कबाब। तो ये बिरयानी और कबाब जो है ये मुसलमान लेकर के आए थे। जो बाबर और जो मुगल एम्पायर था, जब वो इंडिया में आता है इन्वेंशन करके 1526 में बेटा, 1526 में बाबर जो है इंडिया में आया था। जब बाबर आया था तो वो अपने साथ में जो है बिरयानी और कबाब जो है साथ में लेकर के आया था, क्योंकि सेंट्रल एशिया में ये उनका फूड था, वो खाना था। और जब हम यहाँ से अगर किसी दूसरी अनजान जगह कहीं दूर प्लेस पर जाएंगे तो हम यहाँ का अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना खाना पीना, अपनी वेशभूषा सब साथ लेकर के ही तो जाएंगे। हम जो यहाँ पहनते हैं हम वहाँ जाकर भी तो कुछ वैसा ही पहनने की कोशिश करेंगे। तो जब सेंट्रल एशिया से बाबर आया था तो अपने साथ जो है कुछ फूड्स, कुछ क्लोथ्स, ठीक है, कुछ ट्रेडिशंस जो है वो अपने साथ लेकर के आया था, लैंग्वेज।
ईद उल फितर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिलीजियस हॉलिडे इन आवर कंट्री। और हम देखते हैं आज के समय पर ईद उल फितर को हम एक धार्मिक हॉलिडे के रूप में मनाते हैं हमारे देश में। कुछ शब्द ऐसे हैं जो उस समय हमें मिले, जैसे कि मुफ्तखोर, जवाहरात, कागजात। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें उस टाइम पीरियड के दौरान हमें मिले, जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, आज भी हम उनका यूज करते हैं। जैसे कि कागजात, अगर आपको बोलेंगे कागजात तो आप तुरंत समझ जाओगे कागजात मतलब पेपर्स। जवाहरात मतलब ज्वेलरी, है ना। और मुफ्तखोर यानी कि जो फ्री में खाने वाला होता है ना, फ्री ईटर, मुफ्तखोर। वो कहते हैं बेटा कि उस टाइम पीरियड में हमें सूफी म्यूजिक कौन सा म्यूजिक होता है, जो फकीर होते हैं, हमने देखा होगा फकीर जो है गाना गाते हुए चलते हैं, एक लय, एक धुन, एक मीठी आवाज में वो जो है सॉन्ग गुनगुनाते हैं। उस सिंगिंग को हम सूफी म्यूजिक का नाम देते हैं। तो वो सूफी म्यूजिक जो है वो भी हमारा मेडिवियल टाइम से चल रहा है। तो बेटा आज हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी का न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है हम कल रीड करेंगे। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे ग्रुप, हमारे चैनल परफेक्ट नॉलेज को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें।